जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पें पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह जी। ठीक है प्यारे बच्चों, जब हम इस कविता को पढ़ने जा रहे हैं तो इसको पढ़ने से पहले हम इसके कुछ उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो कि इस कविता को पढ़ने के बाद हमें प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ उद्देश्य लिखे गए हैं। नंबर 1 है जिज्ञासु प्रवृत्ति की भावना का विकास होना। नंबर 2 कल्पना शक्ति का विकास। नंबर 3 है संवेदनशीलता के गुण का विकास। नंबर 4 है स्वतंत्र सोच का विकास। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो कविता है शमशेर बहादुर सिंह जी ने एक 10-11 साल की लड़की जो कि चांद के बारे में उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं और वह चांद को देख करके उनको पूछ रही है, अपनी कल्पना के माध्यम से ये बात कही गई है उन्होंने। और इस प्रकार से जो है वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की भी है और वो कल्पना करती रहती है। चांद के बारे में उसके मन में संवेदनशीलता भी है और वह स्वतंत्र सोच रखती है, इसीलिए वह कल्पना कर सकती है। तो आओ अब हम इस कविता के माध्यम से कवि के मन के भावों को जानते हैं और उन्हें आत्मसात करते हैं। कविता की प्रथम पंक्तियां यहाँ पे लिखी गई हैं। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। क्या कह रहे हैं कवि? उस लड़की के माध्यम से, जो कि 10-11 साल की लड़की है और वह इस चंद्रमा को देख करके कह रही है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है गोकी। अब आप देखिए इसका जो अर्थ है वह इस प्रकार से होगा कि वह बालिका चंद्रमा के बारे में सोच रही है कि गोल है खूब, आप बहुत ही ज्यादा गोल हैं, मगर अर्थात लेकिन आप तिरछे नजर आते हैं जरा। वो कह रही है कि आप मुझे थोड़े से, जरा का मतलब होता है थोड़े से, मुझे तिरछे यानी टेढ़े नजर आते हो। वह कह रही है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। हे चंद्रमा जी, आपने जो है आकाश को ही अपने वस्त्र के रूप में पहना हुआ है, जिस पर तारे जड़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, आप उसमें से, उस आकाश रूपी वस्त्र में से आपका सिर्फ मुंह दिखाई दे रखा है, अच्छा आपका मुख दिखाई दे रहा है। और गोरा चिट्टा गोल मटोल, वह मुख कैसा है आपका? गोरा है, बहुत ही सफेद है, सुंदर है। गोरा चिट्टा गोल मटोल, जो कि गोल है और बहुत ही सुडौल है। ठीक है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत। पोशाक का मतलब होता है जो हमारी ड्रेस होती है, अर्थात जो हमारे वस्त्र होते हैं। फैलाए मतलब चारों तरफ से उसको फैला रखा हुआ है। चारों सिमत का मतलब है चारों तरफ या चारों दिशाओं में। तो बालिका कह रही है कि हे चंद्रमा, आपने अपनी पोशाक को यानी अपने आकाश रूपी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, आप मुझे कुछ तिरछे हुए यानी टेढ़े नजर आते हैं, जाने कैसे पता नहीं, मैं अभी तक इस बात को नहीं समझ पाई हूँ। खूब है गोकी, खूब है गोकी का मतलब है यानी कि अच्छा, यानी कि आप जो है बहुत ही तिरछे नजर आते हैं, मुझे पता ही नहीं चला इस बात का। ठीक है, ये तो इन पंक्तियों का अर्थ हुआ। अब हम कविता की अगली पंक्तियों को पढ़ते हैं। कवि आगे लिखते हैं यहाँ पे, वह छोटी बालिका चंद्रमा के बारे में कल्पना करती हुई कहती है, उनसे वह गप्पे लड़ा रही है, अर्थात वह बातें कर रही है। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। आगे कह रही है, दम नहीं लेते हैं
जब तक कि बिल्कुल गोल न हो जाएं, बिल्कुल गोल। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। वह बालिका चंद्रमा के बारे में कल्पना कर रही है कि वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हमको बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख, बेवकूफ। निरा का मतलब एकदम। वह बालिका कह रही है कि हे चंद्रमा, आपने क्या मुझे बुद्धू समझ रखा है? मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है? हम समझते ही नहीं, जैसे कि आपको यह लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं चलता। मुझे सब पता है। वह कह रही है कि आपको बीमारी है। वह चंद्रमा के बारे में कल्पना कर रही है कि चंद्रमा को जो है बीमारी हो गई है। ठीक है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। वह कह रही है कि आप अगर घटते हैं यानी छोटे होते हैं तो छोटे ही होते चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। और अगर आप बढ़ रहे हैं तो पूरे बढ़ते ही चले जाते हैं। कैसे बढ़ते चले जाते हैं? दम भी नहीं लेते हैं। दम का मतलब होता है सांस। आप बिल्कुल भी सांस नहीं लेते हो जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। आप तब तक सांस नहीं लेते हो जब तक आप बिल्कुल गोल न हो जाए। ठीक है, यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। वह कह रही है कि हे चंद्रमा, यह मरज का मतलब होता है रोग। आपका जो ये रोग है, यह जो बीमारी है आपकी, अच्छी ही नहीं होने में आती है। पता नहीं क्या बात है। आप अगर बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह तो था इन पंक्तियों का अर्थ। अब मैं आपको व्याख्या के द्वारा इस कविता का अर्थ समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि जो बालिका है वह कल्पना कर रही है। क्या कल्पना कर रही है? प्रस्तुत कविता चांद से थोड़ी सी गप्पे में कवि शमशेर बहादुर जी ने एक 10-11 साल की लड़की जो चांद से बातें कर रही है वर्णन किया है। वह लड़की चांद को देखकर कह रही है कि आप हो तो गोल, लेकिन तिरछे नजर आते हो। ऐसी क्या बात है? वह कहती है, आपने इतने बड़े आकाश को कपड़ों के जैसे पहन रखा है, और जिस पर तारे ही तारे जड़े हुए हैं, उसमें से सिर्फ आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा चेहरा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो थी हमारी प्रथम पंक्तियों की बात, व्याख्या। और अब मैं आपको दूसरी पंक्तियों की व्याख्या के बारे में बताती हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दूसरी पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि वह जो बालिका है वह क्या कह रही है? वह कहती है कि चांद से कह रही है कि भले ही आपने आकाश को वस्त्र के रूप में धारण कर लिया हो, पर आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आपको कोई बीमारी है। यही कारण है कि जब आप घटते हैं तो घटते ही रहते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही रहते हैं। वह कहती है, आप इस बढ़ने और घटने के कारण बिल्कुल सांस नहीं ले पाते। जब आप घटते हैं तो घटते ही जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, कि जब तक आप बिल्कुल गोल नहीं हो जाते हो। आपकी यह बढ़ने और घटने की बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है। तो प्यारे बच्चों, यह इन पंक्तियों की व्याख्या थी। ठीक है, अब आप देखिए कि जो वह 10-11 साल की बालिका है वह चंद्रमा के बारे में अनेक कल्पनाएं कर रही है। ये उसकी मन की कल्पनाएं हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगी, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पूर्ण रूप से गोल ही है, लेकिन बालिका कल्पना कर रही है कि वे कभी घटते हैं और कभी बढ़ते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों ने भी चंद्रमा को इस रूप में देखा होगा कि कभी तो वे बहुत ही घटते घटते बिल्कुल ही पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देते हैं, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वे बड़े होते जाते हैं और पूर्ण गोल रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिसको कि हम पूर्णिमा कहते हैं, कि पूर्णिमा का चांद यानी फुल मून। और जब वो नहीं दिखाई देते हैं यानी छोटे होते रहते हैं, घटते रहते हैं, तो फिर उसके बाद जो है अमावस्या की रात आती है। तो आप ये देखिए कि एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। ठीक है, यह आप लोगों के लिए मैं जानकारी दे रही हूँ कि बालिका यहाँ पर कल्पना कर रही है,
लेकिन वास्तविक रूप में क्या है कि चंद्रमा जो है वो एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो जब कृष्ण पक्ष होता है तो चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे करके जो है वो छोटा होता चला जाता है, यानी विलुप्त होता हुआ जाता है। और जब शुक्ल पक्ष आता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष जब आता है तो चंद्रमा जो है वो धीरे धीरे करके अपने पूर्ण रूप में आ जाता है, यानी बढ़ता हुआ हमें गोल बिल्कुल रूप में दिखाई दे देता है। ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा है, जो हमारा चांद है, वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। जो हमारा ये चांद है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और अपनी धुरी पर भी घूमता रहता है, अपने एक्सिस पॉइंट पर भी घूमता रहता है और इसका अपना कोई प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। ठीक है, तो जब कभी भी जो भी पार्ट, जैसे कि इस तस्वीर में हमें चंद्रमा का इस भाग में तो प्रकाश दिखाई दे रहा है, लेकिन इस भाग में हमें प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। इसका कारण यही है कि पृथ्वी की तरफ चंद्रमा का जो भाग होगा वहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उधर हमें चंद्रमा चमकता हुआ नजर आएगा। इसीलिए जो है वो बालिका को कभी घटते हुए नजर आ रहा है और कभी जो है बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यह तो था इस कविता का अर्थ, जो कि मैंने आपको व्याख्या सहित समझाई। अब इस कविता का जो भावार्थ है वह भी मैं आपको समझाना चाहूंगी, जो कि इस प्रकार है। प्यारे बच्चों, भावार्थ में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है कि जो कवि हैं वह हमें 10-11 साल की बालिका, उस छोटी बालिका की सोच के माध्यम से, ठीक है, उसका उदाहरण दे करके समझाना चाह रहे हैं कि इस बात की ओर संकेत दे रहे हैं कवि कि संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी भी चीज को अपने नजरिए से देखता है। हर मनुष्य की अपनी कल्पना शक्ति है और वह अपनी सोच से ही दूसरों के बारे में आकलन करता है। कवि यह भी संदेश दे रहे हैं कि हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, क्योंकि इसी के कारण हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यह इस कविता का भावार्थ है, जो कि हमें कवि संदेश दे रहे हैं उस बालिका की सोच के कारण। क्योंकि जब कभी भी हम किसी की चीज के बारे में, किसी मनुष्य के बारे में कल्पना करते हैं तो वह हमारी सोच का ही परिणाम है। ठीक है, हमें कोई अगर कल्पना करने के लिए कहता है तो हम कभी भी जबरदस्ती कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम अपनी सोच, अपने नजरिए से किसी चीज का आकलन करते हैं तो उस चीज या उस मनुष्य के बारे में हमारी सोच और हमारी कल्पना क्या है, ये हमारे विचारों के माध्यम से पता चलता है। और इस कविता से हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने का भी संदेश मिलता है। ठीक है, अब हम इसके कुछ कठिन शब्दार्थों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, कठिन शब्दार्थों में सबसे पहले दे रखा है कुल। कुल का मतलब होता है पूरा। कुल का मतलब क्या होता है? पूरा। दूसरे नंबर पे है पोशाक। पोशाक का मतलब होता है वस्त्र या कपड़े। नंबर 3 पर है चारों सिमत। चारों सिमत का मतलब होता है चारों तरफ या चारों दिशाओं में। चौथे नंबर पे है नजर आना, अर्थात दिखाई देना। 5वें नंबर पे है गोकी। गोकी का मतलब यानी कि। और 6ठे नंबर पे है निरा। निरा का मतलब होता है एकदम। 7वें नंबर पे है दम। दम का मतलब होता है सांस। और 8वें नंबर पे है मरज। मरज का मतलब होता है बीमारी। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता यहीं पर पूर्ण होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को यह कविता समझ में आ गई होगी। और जो हमने शुरुआत में जो उद्देश्य मैंने आपको बताए थे वो भी हमें प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें उस छोटी बालिका की तरह जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए। इस कविता को पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक जिज्ञासा आती है। दूसरी बात है कि हमें कल्पनाशीलता यानी कल्पना शक्ति का विकास होता है। हम किसी भी चीज के बारे में सोचने के लिए जो है
वो अपनी कल्पनाओं का ध्यान कर सकते हैं और कल्पना हम उसके बारे में कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो किसी भी चीज के प्रति नजरिया है वो स्वतंत्र होता है। हम अपने दृष्टिकोण से ही, अपने नजरिए से ही हर चीज का आकलन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये कविता पूर्ण होती है और यहीं पर मैं इस कविता को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।